बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। देखिए पुण्यशाली, संस्कृत भाषा के अंदर कल हमने जो पहली क्लास के अंदर हमने वर्ण का परिचय आदि प्राप्त किया था। 33 वर्ण हैं, टोटल 47 वर्ण रहे हुए हैं, जिसके अंदर 33 व्यंजन और 14 स्वर। इस प्रकार से 47 स्वर और व्यंजन होते हैं। फिर स्वर की संज्ञाएं हमने देखी थी, ह्रस्व, दीर्घ और संध्यक स्वर। 5 अक्षर जो है वो ह्रस्व रहे हुए हैं, 9 दीर्घ है और 4 संध्यक स्वर है। उसके बाद में व्यंजनों की संज्ञा के बारे में हमारी बातें हुई थी। 25 स्पर्श व्यंजन रहे हुए हैं। एक एक वर्ग के हिसाब से जो 25 स्पर्श व्यंजन अपने यहाँ पर जो बताए हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके बाद में अंतस्था, उष्माक्षर और अनुनासिक। इतनी बातें हमने कल जो क्लास के दरमियान की थी। अब उसी क्लास के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो कार्य हुआ था वो कितना हुआ था? सबसे पहले वर्ण, कुल मिलाकर वर्ण 47 रहे हुए हैं, जिसके अंदर स्वर 14 स्वर है, व्यंजन 33 रहे हुए, 14 टोटल 47 वर्ण, 14 स्वर, 33 व्यंजन। और इसके संबंध में स्वर की क्या क्या संज्ञा? तो कि 3 संज्ञा, ह्रस्व, दीर्घ और संध्यक स्वर। और उसके बाद में व्यंजन की 4 संज्ञा बताई थी। पहले नंबर में स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर के अंदर अंतस्था, तीसरे नंबर के अंदर उष्माक्षर और चौथे नंबर के अंदर अनुनासिक। इतनी बातें हमारी पहली क्लास के अंदर हुई थी। आज हम दूसरी क्लास के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर वर्ण के उच्चार स्थान के बारे में बताया जाएगा। यानी 47 जो वर्ण रहे हुए हैं और उन वर्णों का उच्चार कहां से किया जाता है। आखिर में तो सारे के सारे जो वर्ण हैं वो मुख से बोले जाते हैं, लेकिन मुख से बोले जाने पर भी शास्त्रकार भगवंतों ने उसके लिए वर्ण के 8 उच्चार स्थान बताए हैं। वर्ण यानी स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन जो हम बोलते हैं वो कितनी जगह से बोले जाते हैं? तो कि 8 जगह से बोले जाते हैं। वो 8 जगह रही हुई है, छाती से, कंठ से, सिर से, जीभ का जो मूल भाग है, जीभ जो है उसका मूल भाग, दांत से, नासिका से, होठ से और तालू से। जिनके पास में जेरोक्स रहेगी तो सेकंड पेज में ऊपर के भाग में ये 8 उच्चार स्थान बताए हुए हैं। यानी ये 8 जगह से वर्ण का उच्चारण होता है। कंठ, सिर, जिह्वामूल,
दांत, नासिका, ओष्ठ, तालु और छाती, ये 8 उसके उच्चार स्थान जो रहे हुए। अब कौन से अक्षर कहां से बोले जाते हैं, उसका विज्ञान समझ में आना बहुत जरूरी है। यानी कौन सी चीज कहां से बोली जाती है, वो यदि पता नहीं रहेगा तो बोलने के अंदर हम गड़बड़ी कर सकते हैं। कहां से बोलना चाहिए और उसकी जगह पर उल्टी जगह से बोलोगे तो वो गलत गिना जाएगा। और इसलिए यहाँ पर वर्ण के उच्चार स्थान जो बताने में आए हैं और उन उच्चार स्थान के अंदर कहां से क्या बोला जाता है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर में है कंठ्य। कंठ्य का अर्थ होता है जो कंठ के माध्यम से बोला जाए। कंठ यानी क्या, तो कि ये भाग जो है उसको कंठ कहा जाता है। यानी जिसको बोलते समय कंठ के ऊपर अधिक भार आता हो, बोलते समय कंठ के वहां पर यानी उसका स्पर्श होता हो, तो उसको कंठ्य कहा जाता है। अब कंठ्य के अंदर क्या क्या रहे हुए हैं, पहले कंठ्य क्या है, कंठ के माध्यम से बोला जाए वो कंठ्य है। क्या क्या कंठ्य रहा हुआ है, अवर्ण, दूसरे नंबर के अंदर क वर्ग, और उसके साथ में ह, ये कंठ्य है। अवर्ण, क वर्ग, ह। अवर्ण के अंदर 2 लेटर आएंगे, अ, आ। आप देखिए बोलते हो ना, अ जब बोलते हो, आ जब बोलते हो, तो यहाँ पर उसका असर होगा अ, आ। ये कंठ के ऊपर स्पर्श करके बोला जाता है। क, ख, ग, घ, ग। आप बारीकाई से उसको नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बराबर बोला जा रहा है। और ह, ह, तो ये कंठ के माध्यम से बोला जाता है। सेकंड नंबर के अंदर है तालव्य। तालव्य यानी तालु। तालु किसको कहा जाता है, कि ये तल का भाग है, मुंह के अंदर जो ऊपर का भाग है उसको तालु बोला जाता है। और यानी जिस लेटर को बोलते समय जो हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है, तालु की ओर ऊपर की ओर उठती है, तो उसको तालव्य कहा जाता है। तालव्य के अंदर ई वर्ण, ई, ई यानी रस्वई और दीर्घई। दूसरे नंबर के अंदर च वर्ग, च, छ, ज, ज, य। ये देखिए च, छ, ज, ज, य, तालु को स्पर्श होगी जीभ। और साथ में य और स, ए, ऐ, इतने तालव्य है। यानी इधर 2 हुए, ई वर्ण के अंदर 2, च वर्ग के अंदर 5, 2 और 5 7, य 8, स 9, ए, ऐ 11। पहले में 8 हो गए थे, दूसरे के अंदर 11 है। यानी कंठ्य के अंदर कंठ के माध्यम से जो बोला जाता है, तालव्य के अंदर तालु को जो स्पर्श कर जो बोला जाता है,
तीसरे नंबर के अंदर है ओष्ठ्य। ओष्ठ यानी होठ। होठ के माध्यम से उ वर्ण प वर्ग और साथ में ओ और औ, इतने जो है उसको ओष्ठ्य कहे जाते हैं। सबसे पहले नंबर में कंठ्य बताया, सेकंड नंबर के अंदर तालव्य बताया। देखो, जिसको नहीं दिख रहा है तो आपके पास में पेपर दिया हुआ है, उस पेपर को साथ में रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आता जाएगा। दिख नहीं रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, ओके, थोड़ा पीछे ले लेता हूं। अभी दिख रहा है पूरा? पूरा दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। कंठ्य जिसके अंदर 8 रहे हुए हैं, तालव्य जिसके अंदर 11 रहे हुए हैं, ओष्ठ्य जो है, ओष्ठ्य के अंदर तालव्य, और एक बार बता दो, तालव्य के अंदर इसको है ना, पहले तो तालु किसको कहा जाता है वो समझ लीजिए। ये जो मुंह खोलिए और मुंह खोलने के बाद में जो ऊपर का भाग है उसको तालव्य कहा जाता है। यानी ये तालु को जो स्पर्श कर कर जो बोला जाता है उसको तालव्य कहते हैं। तो तालव्य के अंदर ई वर्ण है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। फिर च वर्ग है, च वर्ग के अंदर कल हमने देखा था कि 5 आते, च, छ, ज, झ, ञ। फिर य और स, ए, ऐ। ये यानी ये सब मिलाकर जो संख्या होती है वो 8 होती है। ये सब मिलाकर जो संख्या होती है वो 11 होती है। अब ओष्ठ्य के अंदर उ वर्ण रहा हुआ है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। ह्रस्व उ है और दीर्घ उ है, दो प्रकार के उ वर्ण है, उ, उ। फिर अभी ये प वर्ग को जब आप उच्चारण करेंगे, ओष्ठ्य यानी होठ, ओष्ठ्य का अर्थ होता है होठ। अब प, फ, ब, भ, म, ये पांचों 5 लेटर आप बोलकर देखिए, पांचों 5 जीभ को स्पर्श होते हैं। मिच्छाम दुक्कड़म, होठ को स्पर्श होते हैं पांचों 5, और होठ को स्पर्श होने के कारण उसको स्पर्श ओष्ठ्य कहा जाता है। और ओ, औ, ये भी ओष्ठ्य कहा जाता है। और उपधमान्य, उपधमान्य का पहले, अभी तो वर्तमान में तो उपयोग होता ही नहीं है, लेकिन सामान्यतः इस प्रकार का आकार जो आप पुरानी किताबें देखोगे संस्कृत भाषा की, तो इस प्रकार का आपको उपयोग किया हुआ मिलेगा। इसको मैं इसलिए नहीं लिया कि इसकी हमें जरूरत नहीं है और इसलिए इसको लिया नहीं। ठीक है, समझने के लिए आपको समझना है तो समझ लीजिए, उसको उपधमान्य कहते हैं। बराबर। उसके बाद में मूर्धन्य, मूर्धन्य का अर्थ होता है ये मस्तक का जो भाग है उसको मूर्धन्य कहते हैं। यानी जो वर्ण बोलते समय मस्तक के ऊपर उसका स्पर्श होता हो, यानी जो बोलेंगे और बोलते बोलते आपको क्या होगा, इस प्रकार से मस्तक तक आपकी आवाज, वहां पर जो करंट लगेगा, वहां पर जो स्पर्श होगा
उसको मूर्धन्य कहते हैं। अब मूर्धन्य जो है रू वर्ण है, रू बोलो कि री बोलो, जो भी आप बोलते हो, इसके अंदर दीर्घ रू और ह्रस्व रू दो आएंगे। उसके बाद में है ट वर्ग। ट वर्ग के अंदर 5 आएंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण, और साथ में र और षटकोण का स। ये जो है 5, 2, 5, 7, 8, 9, बराबर। रू वर्ण, ट वर्ग, र, स, मूर्धन्य, यानी इसके अंदर भी 9 लेटर रहे हुए। और उसके बाद में जो है दंत्य है। दंत्य का अर्थ होता है जो बोलते समय दांतों को स्पर्श करे, या तो जो जीभ हमारी है वो दांतों की ओर जाए, उसको दंत्य कहते हैं। रू वर्ण, रू, रू, ल और ल के अंदर उसी का रू मिल जाएगा, रू, ये रू वर्ण। उसके साथ साथ में ट वर्ग, ट वर्ग, रू वर्ण, ट वर्ग, और साथ साथ में ल और स। इसको दंत्य कहा जाता है। त, थ, द, ध, न। अब देखिए एक बार उच्चारण कर कर देखिए, त, थ, द, ध, न। बोलते समय स्पर्श कहां पर होगा? दांत को स्पर्श होगा, और इसके लिए उसको क्या कहा जाता है? तो कि दंत्य कहा जाता है। यानी आपको मूलभूत जो बोलने के स्थान है वो 5 रहे हुए। ये 5 मेन स्थान है: कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य और दंत्य। ये 5 स्थान मूलभूत तरीके से रहे हुए हैं। और ये वर्ण, जो वर्ण जहां से बोलने का लिखा है वहां पर से बोला जाए तो समझना कि आपका उच्चारण सही, आपका स्पर्श वहां पर नहीं होता हो तो समझ लेना कि हमारा उच्चारण में कुछ गलती हो रही है। इसलिए आज हम प्रयास करेंगे, जो लेटर जहां से बोलने का कहा है वहां पर बोलने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से यदि समझ लो कि भी प्रयास किया जाए तो हमारा उच्चारण जो है वो एकदम सही ढंग से हो सकता है। पुनः एक बार बता देता हूं, कंठ्य, अवर्ण, क वर्ग, ह, ये कंठ्य है। उसके साथ में विसर्ग भी आ जाता है, पीछे जो 2 डॉट आते हैं तो उसको विसर्ग कहते हैं। तालव्य के अंदर तालु को स्पर्श कर कर ई वर्ण, च वर्ग, य और स, ये ए और ऐ, इतने तालव्य। फिर है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का अर्थ होता है होठ। होठ को स्पर्श कर कर जो बोला जाता है वो ओष्ठ्य है। उ वर्ण, प वर्ग, उसके बाद में ओ और औ, ये सारे ओष्ठ्य रहे हुए। उसके बाद में मूर्धन्य, जो मस्तक को स्पर्श होकर जो बोला जाता है, रू वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग, र, स, ये क्या है? मूर्धन्य है। और दंत्य जो है रू वर्ण,
त, थ, ध, ध, न, ल और स ये सभी दंत्य है। इस प्रकार से वर्ण के उच्चार स्थान के संबंध में बात हुई। अब पीछे जो एक दो जो वर्ण बाकी रह गए हैं, जैसे व है, वह जो रहा हुआ है तो वह को दंत्योष्ठ्य बोला गया है। वह जो है वो दांत और होठ, दांत और होठ दोनों को स्पर्श कर कर बोला जाता है और इसलिए उसको दंत्योष्ठ्य कहा गया है। वो उसके बाद में नासिक्य यानी नासिका के माध्यम से जो बोले जाते हैं, तो अनुस्वार जो रहा हुआ है, कोई भी प्रकार का जो अनुस्वार, अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी की जाती है। अनुस्वार यानी क्या? ऊपर जो बिंदी की जाती, जैसे ये क है और क के ऊपर जो बिंदी की गई तो ये हुआ अनुस्वार। क के ऊपर जो बिंदी की गई या तो किसी भी लेटर के ऊपर जो बिंदी होती है उसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और जिह्वा मूल्य भी होता है, एक उपद मान्य है और एक जिह्वा मूल्य है, लेकिन ये दोनों भी वर्तमान में प्रयोग में नहीं है। ठीक है, समझने के लिए समझ लीजिए। इस प्रकार से जीव के मूल के भाग के स्वरूप में जिसका आकार होता है उसको जिह्वा मूल्य बोलते हैं। दिखाई नहीं दे रहा मेरे ख्याल से, ऐसे आकार, जैसे ये हाथी के मस्तक के जैसे जो आकार था उसको मूर्ख उपद मान्य कहा, और जीभ के आकार का यानी जीभ जो होती है और उसका जो आकार बोला जाता है तो उसको जिह्व बोला जाता है। तो इस प्रकार से वर्ण के उच्चार स्थान बताए और क वर्ग आदि के अंदर जो अंतिम अक्षर रहा हुआ था ग, ञ, ण, न, म, ये जो पांच है वो नासिका के माध्यम से यानी नाक के माध्यम से बोले जाने वाले शब्द है। बराबर। अभी इतने के अंदर किसी को पहले कुछ डाउट रहे तो आप मैसेज कीजिए, तो उस हिसाब से मैं उसका समाधान करता हूं, और नहीं रहे तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट रहे तो मैसेज कीजिए। ये 8, 11 क्या है, तो कि उस वर्ण के अंदर कितनी संख्या है वो बताए हैं। जैसे 8 कंठ्य जो है अवर्ण यानी अ और आ, क वर्ग क, ख, ग, घ, ग 5 हुए और फ हुआ यानी ये 8 हो गए। विसर्ग यानी क्या? विसर्ग यानी कोई भी लेटर के बाद में 2 डॉट किए जाते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। 2 डॉट, जैसे कि का जो है, का के पीछे 2 डॉट आया तो इसको कह कहा जाएगा, ये विसर्ग है। बराबर। अनुस्वार, नासिका, ये क्या? दंत्योष्ठ्य। अनुस्वार यानी क्या? ऊपर जो डॉट किया जाता है वो अनुस्वार है। नासिक्य यानी नाक के माध्यम से बोला जाता है, वो नासिक्य है, नाक के द्वारा, यानी ग, ञ, न, म, इस प्रकार से। और ओष्ठ्य यानी के माध्यम से जो बोला जाता है उसको ओष्ठ्य कहते हैं। और किसी को कुछ डाउट? हाँ, ओष्ठ्य भी है और नासिक्य भी है, यानी उनके जो उच्चार स्थान है वो तो रहे हुए ही है, उसके साथ साथ में नासिक्य रहा हुआ है। ओष्ठ्य के साथ में नासिक्य भी रहा हुआ है। दंत्योष्ठ्य यानी वह जो है दांत और होठ दोनों के मिलन से जो बोला जाता है।
हाँ, अभी कोई बोल रहा है कि किसी किसी में टच नहीं होते हैं, यानी वो एक्चुअल में क्या है कि किसी किसी में जो टच नहीं हो रहे हैं तो उसके उच्चार स्थान उस प्रकार से दिए गए हैं, लेकिन लगभग लगभग स्पर्श नहीं होते तो हमारी जो जीभ है वो उस और जाती हो वैसा लगेगा आपको, तो उस हिसाब से भी कहा गया है। जीव्य क्या है? जीव्य का अर्थ है जीभ का जो ये मूल भाग है, जीभ का मूल भाग और उसके जैसा जो आकार होता है उसको जीव्य कहा जाता है। हालांकि वर्तमान के अंदर नहीं उपदमान्य का प्रयोग होता है, नहीं जीव्य का प्रयोग होता है। पुराने जो अपने शास्त्र थे उसके अंदर ये दोनों का प्रयोग होता था। बराबर। 14 स्वर के सारे इसमें आ गए। आपने ध्यान से या तो सुना नहीं लगता है। अवर्ण आ गया कंठीय के अंदर, ई वर्ण आ गया तालव्य के अंदर, उ वर्ण आ गया ओष्ठीय के अंदर, रु वर्ण आ गया मूर्धन्य के अंदर और रु वर्ण आ गया दंतीय के अंदर। ये 10 हो गए। फिर ए ऐ आ गया तालव्य के अंदर और ओ औ आ गया मूर्धन्य ओष्ठीय के अंदर। तो 14 के 14 स्वर हो गए, 33 के 33 व्यंजन हो गए। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन के जो उच्चार स्थान हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। छाती यानी ये भाग जो है उसको छाती कहा जाता है। अमुक अक्षर जो होते हैं कि उसको जब बोलते तो उस समय के अंदर छाती के ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ता है, तो उसको जो छाती कही जाती है। और कोई कोई वर्ण जो है, हालांकि बाकी जो सारे के सारे वर्ण जो है वो मुंह से बोले जाते हैं, कंठ से भी बोले जाते हैं। उसका जो उद्गम स्थान है वो नाभि है, तो नाभि से निकलकर छाती को स्पर्श करता है, फिर कंठ को स्पर्श करता है, फिर मुंह के द्वारा वो बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से वर्ण के उच्चार स्थान के बता रु रु ल बोलना है और ल के अंदर ऋषि की रू की मात्रा लगाए रु, इस प्रकार से है। बराबर। अब चलिए, अब दूसरे नंबर के अंदर व्यंजन और स्वरों का संयोजन जो है वो कैसे होता है। स्वर और व्यंजन का संयोजन, हालांकि आपने स्कूल के अंदर 12 खड़ी सीखी होगी, तो 12 खड़ी को पुनः एक बार हम याद कर लेते हैं कि जो एक एक व्यंजन है और उस व्यंजन के अंदर स्वर का मिलन होता है। अब जैसे समझ लो कि आप क बोलते हो, हकीकत में क आधा है, उसके अंदर अ मिला है और ये दोनों का मिश्रण होकर क बना है। क कैसे बना? आधा क था। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि इसके नीचे ऐसे लाइन क्यों की जाती है। लाइन इसलिए की जाती है कि वो आधा है, जब आधे में से पूरा हो जाएगा तो लाइन नहीं होगी। बराबर। तो क और अ मिलकर क बनता है। अब देखिए, आप कई जगह पर उच्चारण करते हो, तो उच्चारण करते समय हमें ध्यान रखना है कि जिसके अंदर अ मिला हुआ है वहां पर अ का उच्चारण बराबर से हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो उसे हमें करने का प्रयास करना है। बराबर। क प्लस अ मिलकर क बना, क और आ मिलकर का बना, क और रस्वई मिलकर की बना, क और दीर्घई मिलकर की बना, बराबर। क और उ मिलकर कु बना, बड़ा इतना समझ में आया।
क प्लस अ इज इक्वल टू क और आ का, क प्लस ई की, क प्लस ई की, क प्लस उ कु, क प्लस उ कु। इतने उच्चार स्थान समझ में आए। उसके बाद में क के साथ में रुसी वाला रू मिला, उसको क्रू बोला जाएगा। क के साथ दीर्घ रू मिला तो वो क्रू बोला जाएगा। नीचे ऐसे डबल मात्रा आएगी, दीर्घ ई रू जो होता है तो इस प्रकार से उसकी मात्रा वहां पर आएगी, क्रू। बराबर, इतना समझ में आ गया। तो इस तरफ करता हूं। उसके बाद में जो है क और रू मिलता है, क्लू, क्रू। इस प्रकार से उसको मिलकर वैसे ही इधर दीर्घ भी समझ लेना चाहिए। ये दीर्घ हो गया। उसके बाद में क के साथ में ये मिलता है, क के साथ में आई मिलता है, क के साथ में ओ मिलता है और क के साथ औ मिलता है। यानी क के साथ ए मिलकर के होगा, इधर कई होगा, इधर को होगा और इधर कौ होगा। बराबर, यानी कौन से अक्षर के साथ में क्या मिलता है, कौन सा लेटर मिलकर वो बनता है, ये सारी बातें यहाँ पर बताने में आई है। अब दो चीज रह गई, कम और कह कैसे बनता है। क प्लस अ प्लस अनुस्वार, क प्लस अ प्लस अनुस्वार इज इक्वल टू कम। उसी प्रकार से क प्लस अ प्लस विसर्ग इज इक्वल टू कह, कम कह। तो इस प्रकार से व्यंजन और स्वरों का संयोजन होता है। ये सब हम बचपन के अंदर सीखे थे। क्रू, क्रू कैसे उच्चारण किया जाता है, क्रू, क्रू। इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। यानी कहने का मतलब है क के साथ में जितने भी स्वर है, ऐसे 14 और ऐसे 16 वो स्वर मिलते हैं और स्वर को मिलने के बाद में जितने भी स्वर है वो स्वर मिलने के बाद में उसका क्या क्या होता है। क और अ मिलकर क प्लस आ मिलकर क प्लस ई मिलकर ई की, क प्लस दीर्घ ई मिलकर की, क प्लस उ मिलकर को, क प्लस दीर्घ उ मिलकर कु, क प्लस रू मिलकर क्रू, क प्लस ऋषि का बड़ा रू मिलकर क्रू, फिर क प्लस रू मिलकर क्लू, क्लू, और क प्लस दीर्घ रू मिलकर क्लू, फिर क प्लस ए मिलकर के, क प्लस आई मिलकर कई, क प्लस ओ मिलकर को और क प्लस औ मिलकर कौ, क प्लस अ प्लस अनुस्वार कम, क प्लस अ प्लस विसर्ग कह। इस प्रकार से वर्ण के उच्चार स्थान कैसे होते हैं
जो भी वर्ण हम बोलते उसके अंदर कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं, और वो सारी बातें हमने देखी। अब दो चार एग्जाम्पल इसको लेकर देख लेते हैं। दो चार एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि किसके अंदर क्या मिला हुआ है। अब सबसे पहले अपना आदि मंगल जो है वो पार्श्वनाथ परमात्मा है। अब पार्श्वनाथ के अंदर कौन कौन से शब्दों का मिश्रण है। चलिए आप कोई भी करके भेजिए, एक जो पेन रहे और बुक रहे तो बुक में कर आप ऐसे बता दीजिए, तो पता चल जाए कि कौन कौन सा मिश्रण है। ल व्यंजन है तो उसको रू क्यों कहा गया। व्याकरण के अंदर, हर एक प्रकार के व्याकरण के अंदर उसकी विवक्षा उस प्रकार से की गई है, यानी ज्ञानी भगवंतों ने इस प्रकार से उसको, यानी स्वर के व्यंजन के अंदर तो है ही, लेकिन वो व्यंजन का भी कई बार बारंबार उपयोग होता है स्वर के साथ में, इसलिए उसको स्वर के अंदर भी स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए पार्श्वनाथ कैसे बनता है। प, पहले नंबर में पा को देखेंगे तो प प्लस आ इज इक्वल टू पा, स्व, पार्श्व, फिर र आएगा, फिर स्व आएगा, फिर व, और व के अंदर अ मिलेगा, इसलिए व, पार, पार स्व। कितने लेटर में देखिए बना, 2 4 6 अक्षर मिलकर आधा नाम बना। और उसी प्रकार से नाथ के अंदर भी न प्लस आ प्लस थ प्लस अ इज इक्वल टू नाथ, यानी पार्श्वनाथ के अंदर इतने सारे अक्षर मिलकर वो क्या बने, पार्श्वनाथ बने। उसी प्रकार से दो चार और नाम देख लेते हैं। अब समझ लो कि भी अरहम हम बोलते हैं, अरहम, तो अरहम के अंदर कैसे अ है, उसके बाद में र है, उसके बाद में ह है, उसके बाद में अ है, और उसके बाद में म है, और हम। वैसे हम धर्म लिखते हैं, धर्म, तो उसके अंदर कितने अक्षर मिले, ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ, इतने अक्षर मिलकर क्या होता है, धर्म शब्द बनता है। तो इस प्रकार से अपने दो प्रतिक्रमण, पंच प्रतिक्रमण आदि के अंदर उपयोग में आने वाले जो जो शब्द है, उन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, कितने कितने अक्षर मिलकर वो शब्द बने, और वो भी समझना बहुत ही जरूरी है। बराबर, यानी सबसे पहले हमने 14 स्वर देखे थे, उसके बाद में 33 व्यंजन देखे, फिर स्वर के अंदर ह्रस्व, दीर्घ और संध्यक्षर देखे, व्यंजन के अंदर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, उष्माक्षर, अनुनासिक। उसके बाद में आज हमने क्या क्या देखा, वर्ण के उच्चार स्थान जो 8 बताए,
दूसरे नंबर के अंदर अरहम में लास्ट में अ नहीं आएगा, सिर्फ म ही आएगा। ह के अंदर अ आएगा, लास्ट में म आएगा। तो यानी वर्ण के उच्चार स्थान जो 8 रहे हुए हैं वो हमने देखे। कंठ्य के अंदर अवर्ण, क वर्ग, ह विसर्ग, कंठ्य। तालव्य के अंदर ई वर्ण, च वर्ग, य, स, ए, ऐ तालव्य। ओष्ठ्य के अंदर उ वर्ण, प वर्ग, ओ, औ ओष्ठ्य। मूर्धन्य के अंदर रु वर्ण, ट वर्ग, रस, मूर्धन्य। दंत्य के अंदर रु वर्ण, त वर्ग, रस, ल, स, दंत्य और व दंत्योष्ठ्य, म अनुस्वार। इस प्रकार से वर्ण के उच्चार स्थान कौन कौन से हैं वो हमने देखे। फिर स्वर और व्यंजनों का संयोजन मिश्रण कैसे होता है। अधिकतर लगभग हम जो व्यंजन बोलते हैं वो सारे के सारे व्यंजनों का उच्चारण वो तभी संभवित है कि जब उसके साथ में स्वर मिलते हैं। अकेला व्यंजन 1-2 बोला जाएगा, लेकिन एक साथ में 10 अकेले व्यंजन होंगे तो उसका उच्चारण हो सकेगा नहीं। बराबर। तो इस छाती का अर्थ होता है, ये जो भाग है उसको छाती कहते हैं, ये जो छाती का भाग है और उसको छाती कही जाती है। तो वर्ण का उच्चार स्थान जब होता है तो छाती के माध्यम से भी होता है। तो इस प्रकार से अनुस्वार में आएगा कि नहीं, स्वर आएगा कि नहीं, नहीं अनुस्वार में स्वर नहीं आएगा। अनुस्वार जो बनता है वो 2 लेटर से बनता है। म और न दोनों आधे रहे तो ही अनुस्वार बनते हैं। उसके साथ में स्वर मिल गया तो वो अनुस्वार वाला नहीं कहा जाएगा, वो तो पूरा म हो जाएगा। आधा म जहां पर आता है तो उधर अनुस्वार होता है। पूरा म आया तो वो तो पूरा म ही बोला जाएगा, वहां पर अनुस्वार गिना जाएगा नहीं। बराबर। अब जो जोड़ाक्षर है, कहां पर क्या क्या जोड़ाक्षर रहे हुए हैं वो सारी बातें हम परसों देखेंगे। आज इतनी बातें जो हमने की है, ये सारी बातें जो आप सुनने तक सीमित नहीं रखें, सुनने के बाद में उसको याद भी करते जाए, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि पीछे पाठ आगे पाठ और पीछे सपाट। स्कूल की पढ़ाई में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वैसा नहीं करना है। पूरी की पूरी बातें दिमाग के अंदर उसको फिट करना है। और ये सारी जो संज्ञाएं हैं, अंतस्था, उष्माक्षर, अनुनासिक, कंठ्य, ये सारी संज्ञा आपको आगे उपयोग में आने वाली है, इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखें। बराबर है। अब जिनको प्रश्न रहे तो 2-3 जन को प्रश्न पूछ लेते, जिनको प्रश्न पूछने की भावना रहे तो हाथ ऊपर कीजिएगा।